नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर दिल्ली वाला। और ये एपिसोड है सेनापति। लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि चुनाव जो है ये एक गणित है, गुणा भाग है। पॉलिटिक्स में 5+5 10 हो ये ज़रूरी नहीं है और 99% ये नहीं होता है। कई बार 100-95 हो जाएगा, कई बार 100-15 + 10 हो जाएगा। वो जो आपको दिखता है सामने कोई ज़रूरी नहीं कि वो हो रहा हो। अब हमने ये एक सेनापति, कई सेनापतियों से आपकी मुलाकात करा चुके हैं। हमने कहा ये लोकसभा चुनाव है और एक तो कैंडिडेट हैं अपनी अपनी पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, मतलब जितनी पार्टियां हैं। लेकिन कैंडिडेट के पीछे कई सेनापतियों का बड़ा रोल होता है। अब हम महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में आ चुके हैं। भिवानी में थे और अब हम महेंद्रगढ़ में हैं। ये कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें 5 हलके विधानसभा वाइज वो भिवानी के पड़ते हैं, 4 भिवानी के और 1 दादरी के, चरखी दादरी, पहले एक ही जिला था। और 4 जो हलके हैं वो महेंद्रगढ़ के पड़ते हैं। अब ये दोनों का मूड मिजाज, दोनों की बनावट, दोनों की जातीय संरचना, कई बार लोग मेरी आलोचना करते हैं कि आप जाति बहुत करते हैं और मैं ये कहता हूं कि मैं आईना हूं, जो है वो दिखेगा। जातीय समीकरण सच्चाई है, वो कड़वी हो चाहे मीठी हो, लेकिन वो है और है तो वो दिखेगा। इस लिहाज से भिवानी महेंद्रगढ़ एक अलग पहचान है। लेकिन इस चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ एक और कारण से बहुत चर्चा में आ गया। आपको पता है कि भिवानी जो इलाका है चौधरी बंसी लाल का इलाका रहा। बंसी लाल को आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं और बंसी लाल के परिवार के कई हिस्से कई रूप में चुनाव में सब लोग रहे। ये पहली बार हो रहा है 2024 में कि भिवानी महेंद्रगढ़ चुनाव में बंसीलाल परिवार का एक भी आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चुनाव में नहीं। राव दान सिंह को, यानी किरण चौधरी की सुपुत्री हैं श्रुति चौधरी, उनका टिकट काट करके राव दान सिंह को दिया गया। अब उसके पीछे एक जातीय गणित ये लगाया गया कि महेंद्रगढ़ इलाके से राव दान सिंह लेकर के आएंगे कुछ वोट और उधर से भिवानी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी मदद करेंगे। बीजेपी ने धर्मवीर जी को रिपीट किया 2 बार, 2014, 2019 और 2024 में भी धर्मवीर चुनाव लड़ रहे हैं। जब हम भिवानी में थे तो बीजेपी की तरफ से एक जेपी दलाल सेनापति हैं, लेकिन जैसे ही महेंद्रगढ़ आते हैं तो एक शख्स जिनकी हाइट 6-7-8 फुट की है, जो आजकल थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं। और 2014 जिन लोगों की राजनीति में रुचि है, एक दौर था जब बीजेपी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था नहीं और आईएनएलडी के पीछे छोटी पार्टी के तौर पर उनके पीछे पीछे घूमते थे। 2014 में एक माहौल बदला और पहली बार हजका के साथ अलायंस था, वो टूटा और 2014 में बीजेपी, तब तक लोकसभा के चुनाव हो चुके थे, दिल्ली में मोदी जी आ गए थे, माहौल पूरा बदल चुका था और 2014 में बीजेपी अपने बूते चुनाव लड़ी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई। उस वक्त रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर जब नई सरकार बनी उसमें वो मंत्री बन गए। उसके बाद भी चुनाव लड़े लेकिन हार गए। अब महेंद्रगढ़ प्रॉपर, अगर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र यानी इस हल्के की बात करें तो कई बार मैं ये कहता हूँ कि यहाँ का डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, इसके लिए सिर्फ 2 आदमी को पकड़िए, रामविलास शर्मा जी और राव दान सिंह जी। 25 साल ये रहे, 20 साल वो रहे, 45 साल होते। तो आज सेनापति में जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं,
वो हैं रामविलास शर्मा जी। और चूंकि इनको थर्मामीटर लगा रहे हैं इसलिए इतनी सारी बैकग्राउंड भूमिकाएं आपको बतानी पड़ी कि आपकी भी यादें ताज़ा हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको पता है कि आजकल पूरे हरियाणा में घूम घूम कर हम खाना खा रहे हैं, है ना, और सेनापतियों के साथ खाना खा रहे हैं। जरा एक बार इधर भी दिखा दीजिए, इशारे को भी समझा कीजिए, हमारे चंचल जी हैं कैमरामैन। जी। तो ये क्या क्या है सर, पहले तो यहीं से शुरू करें। देखिए शशि रंजन जी, हम राजस्थान की सीमा पर हैं। इसमें सांगरी की सब्जी है। ये सांगरी है, ये कैर सांगरी की सब्जी है। अच्छा ठीक है। ये हमारी करेला की सब्जी है। अच्छा करेले की सब्जी है। जी। तो अच्छा हुआ आपने करेला रख लिया, हम तो नीम का पत्ता और करेले का जूस ही पिलाते हैं अपने मेहमानों को। तो आपने अपने उसमें ही रख लिया करेला। ये सब्जी ठीक है। हाँ। ये क्योंकि मैं बहुत बड़भागी हूँ, आप मेरे घर पर, ये बालाजी का मंदिर है, पीछे मेरी गौशाला है जी। तो ये हमारी श्रीमती हलवा बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा ये हाँ, हलवा है, ये हलवा है, गाय के घी का हलवा है। जी। ठीक है। और आज आपके साथ भोजन करने का सौभाग्य मिला। अरे सर ये हमारा, मैं जनता टीवी को जी और मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों को, भाई बहनों को जो मुझे देख रहे हैं, हाँ, उनको सबको ये प्रणाम मेरा करता हूं। सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ खाना खा रहा हूँ, है ना। और रोटी महेंद्रगढ़ जी ठंडी हो जाएगी। ना तो महेंद्रगढ़ के इलाके में अब ये इतनी तरह की सब्जियां हैं, करेला भी है, सब है। अब आपने बहुत सारा, मैंने देखा कि आपने अपने यहाँ कदम का पेड़ और त्रिवेणी ये सब लगाया हुआ है ना। एक पेड़ बीजेपी नाम का भी आपने लगाया, अकेले नहीं, बहुत सारे लोग थे उसमें। एक दिन मैं देख रहा था मंच से आप बड़े भावुक हो गए, कहने लगे कि जिस पेड़ को लगाया अब जब वो फलदार हो गया, जब वो छाया देने लगा तो लोग कहते हैं कि अब बैठने का हमारे पास वक्त नहीं है। रामविलास जी का वो वक्त चला गया क्या? नहीं देखिए शशि भाईजान, वक्त कभी जाता नहीं है जी। हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, हमारी पार्टी बाकी राजनीतिक दलों से अलग है। हमने, हमारा ये सौभाग्य है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का हमारा सौभाग्य है। आज के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के साथ हमको काम करने का सौभाग्य मिला है। बाकी पार्टियों में बार्गेनिंग होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम एक मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक भी रहा, जनसंघ का मैं संगठन मंत्री भी रहा। हमारे को अपने बारे में निर्णय करने का हमारा नेतृत्व करता है। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है, हमारे पास एक यशस्वी नेता है। इस चुनाव में शशि रंजन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें राम भक्तों के और राम द्रोहियों के बीच का चुनाव है। आ जाऊंगा मैं उस पे, आ जाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं और ये समझना चाह रहा हूं कि जिस पेड़ को, जिस वृक्ष को कुछ लोगों ने लगाया, आप तो भावुक हैं, कवि हृदय भी है, तो मंच पर जब आपके मुख से ये निकला तो जरूर कोई ना कोई पीड़ा रही होगी, वरना रामविलास पासवान, रामविलास शर्मा जी, मेरे माफ़ी चाहता हूँ मैं, वो अगर कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है। कभी जींद में कांटा निकालते हैं, कभी उनके व्यंग में, उनकी वाणी में कुछ न कुछ है। क्या ऐसा हो गया था कि आपको ये कहना पड़ा कि जिस पेड़ को लगाया, जब उसकी छाया का वक्त आया
तो लोग कहते हैं कि बैठने का टाइम नहीं है। नहीं, वो मुझे किसी ने पर्ची दिया। हम्म, अब हरियाणा की राजनीति दुनिया से अलग है जी। हम्म। कैसे अलग है? 1984 में श्री राजीव गांधी हम्म, इंदिरा जी की हत्या के बाद हम्म, और 400 से ऊपर सीटें लेके प्राइम मिनिस्टर बने थे। हम्म, और 87 में हम्म, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हम्म, 1985 में राजीव लोंगोवाल, क्योंकि आप हरियाणा के एक एक घटनाक्रम को जानते हैं, राजीव लोंगोवाल के बीच में एक अकॉर्ड हुआ जिसमें धारा 7 और 9 में हरियाणा के साथ अन्याय हुआ, पानी और टेरिटरी। उस समय मैं विधायक था, हमारे विधायक दल के नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन थे। वो ठीक है, लेकिन उस पेड़ के छाव का उससे क्या संबंध है? उससे संबंध मैं इतना देखिए है। बड़ा सीधा सीधा सवाल करता हूँ आपसे। मुझे पता है कि आप बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत अनुभवी हैं, आप सीधा जवाब देंगे नहीं, और हम भी थर्मामीटर लगाते ही हैं सर जब तक जवाब निकल। नहीं। अच्छा, आप शशि लोग ये रंजन समझ लेते खाल उधेड़ने में माहिर। ना 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 सब ऐसी गुस्ताखी में कभी नहीं करता। मैं देखिए, ये एक जानना चाहता हूँ शशि भाई, कि अब क्या अन्न हरियाणा अन्न अपने हाथ में है। जी इस देश में ब्राह्मण की खोड़ी में जो उसके तन में होता है वो उसके मन में होता है, और जो मन में होता है वो उसकी वाणी पर होता है। ब्राह्मण अभिव्यक्ति में बेईमान नहीं हो सकता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या हरियाणा की पॉलिटिक्स में आज वही सब कुछ हो रहा है जो कांग्रेस में होता था? कांटा निकालो अभियान। वो तो 10 जनवरी 2019 को आप जींद बाई इलेक्शन में जा करके कांटा निकालने की बात करके आए, बड़ा वायरल हो गया। क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी में ही पुराने लोगों का कांटा एक के बाद एक निकल रहा है? बीजेपी आप में तमाम लोग जो पुराने थे सब आज हाशिए पर है। नहीं हाथी पर हम काम कर रहे हैं ना संगठन में। अब तो ठीक है ना, सब कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता है। आपके खुद के हिसार में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नॉमिनेशन में आप जिस तरीके से अपने आप को अपमानित महसूस किए, वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। नहीं, वहाँ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और हम चौधरी देवीलाल सरकार में 87 में दोनों मंत्री थे। चौधरी देवीलाल जी इमरजेंसी में रोहतक जेल में पंडित श्री राम शर्मा, संत हरद्वारी लाल, बिजू पटनायक, और मैं उस समय 24.5 साल का छोटी उम्र का आदमी था। वो तो ठीक है सर। नहीं, चौधरी देवीलाल के साथ मेरी एक ममता का रिश्ता है। आज चौधरी देवीलाल दुनिया में नहीं है, पर आज भी मेरे मन में पिता की तरह से उनके लिए आदर है। तो रणजीत सिंह चौटाला मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। सतीश पूनिया ने कहा कि भाई कल नामांकन पर आना है। हम रथ में सब सवार थे। रणजीत चौटाला थे, आदरणीय बहन सावित्री जिंदल थी, सतीश जी पूनिया हमारे प्रभारी, सुरेंद्र पूनिया हमारे महामंत्री, हम सब थे। वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो क्योंकि हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी गाड़ी में आए, उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना था, तो वो उनको गाड़ी में बिठा के ले गए। और नामांकन पर आजकल ज्यादा भीड़ नहीं होती है, वो 4-5 आदमी तो अंदर 5 ही लोग जा सकते हैं। 5 ही लोग जा सकते हैं। मैं वहाँ बाहर कार्यकर्ताओं के पास खड़ा था, तो एक आदमी बार बार मुझे कह रहा, जी आप अकेले अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा मैं अकेला हूँ ही नहीं, मेरे साथ जिला अध्यक्ष है, जिला महामंत्री है, ये कार्यकर्ताओं से मिलने का हमारा तो कार्यक्रम था। हाँ। तो अंदर तो 5 ही जा सकते थे ना, तो मतलब आप छठे हो गए थे। 5 जा चुके थे तो आपका नंबर छठा हो गया था। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो दर्द है
कि हरियाणा में कई पुराने लोग छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें स्थान पे चले गए। अरे उससे कोई शशि रंजन फर्क थोड़ी पड़ता है। कार्यकर्ताओं से मिलना था, रणजीत चौटाला को शुभकामनाएं देनी थी, बैठ के हमने भोजन किया, पार्टी कार्यालय में मीटिंग किया, कार्यकर्ताओं से मिले। ये ऐसा लगता है क्या कि जैसे बीजेपी के लोग बड़ा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बड़ा मतलब कांग्रेस वाली हालत नहीं है कि किरण चौधरी को टिकट ना मिला बेटी को तो वो कह दें कि राव दान सिंह ने जैसे मेरी मदद की थी वैसे ही मैं मदद करूंगी। ये बीजेपी में तो अभी होता नहीं है जब तक नरेंद्र मोदी हैं। ये कांग्रेस में भी नहीं होता था जब इंदिरा गांधी थी। जब ऊपर की टॉप लीडरशिप बहुत शक्तिशाली, मजबूत, प्रभावशाली हो तो फिर नीचे सब नियंत्रण में रहता है। जैसे आज इंदिरा गांधी तो आप शशि रंजन इतने सूझबूझ वाले अनुभवी पत्रकार हैं, इंदिरा गांधी ने इंडिकेट और सिंडिकेट बनाया और पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट संजीव रेड्डी थे और इंदिरा जी ने बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर अब ये सब्जी आत्मा की आवाज पर और वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस में तो ये परंपरा पुरानी है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब टॉप की लीडरशिप हो तो आदमी नीचे वाला सब लोग नियंत्रण में रहता है ना। जो आज आपके यहाँ हो रहा है, कभी इंदिरा गांधी भाई रातों रात चीफ मिनिस्टर बदल देती थी 3 सेकंड में कि आज बिहार में जगन्नाथ मिश्रा है, कल भगवा आजाद हो जाएंगे, भगवा आजाद को हटाओ, बिंदेश्वरी दुबे को, मतलब वो माहौल था। खैर मैं उस पर नहीं जाता। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बीजेपी में जितने पुराने लोग हैं सब स्वस्थ हैं, खुश हैं? बिल्कुल, सब लोग काम में लगे। मतलब दिखावे का या नहीं दिखावे का। कप्तान अभिमन्यु आसाम के प्रभारी हैं, पता है मुझे। ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली में प्रभारी हैं। हाँ? मैं भाणजी बांसुरी के नामांकन पर ओम प्रकाश जी हम साथ थे। हम सब लोग काम में लगे हुए। आप लोग नेग्लेक्टेड फील करते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे हम नेग्लेक्टेड फील कैसे करें? देखिए 2013 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था। 91 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी का 2 दिसंबर 90 को निधन हो गया। हमने किराए के मकान से 7 बार आदरणीय डॉक्टर मंगल सेन विधायक रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, पर दीनानाथ जी बहल के किराए के मकान से हमने उनकी चिता अपने कंधे पर उठाई। ऐसा डॉक्टर मंगल सेन समर्पित आदमी पार्टी को थे। और उसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरी आई। 91 में हमने कहा डॉक्टर साहब मुझे आशीर्वाद देके गए थे कि रामविलास संपूर्ण राजनीति करनी है। जी। बहन सुषमा जी के घर पर बैठक हुई जिसमें हमारे महान नेता श्रीमान वाजपेयी जी, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी सब थे। सुषमा जी ने कहा ये रामविलास बड़ा जिद्दी है, ये कहता है मैं समझौता नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब का आदेश की पालना करूंगा, मैं संपूर्ण 90 सीटों पर बीजेपी को लड़ाऊंगा। और मैंने एक किस्सा सुनाया। 29 नवंबर रात के 3 बजे डॉक्टर साहब ने कहा था। तब श्रीमान वाजपेयी ने कहा कि रामविलास को समझौते के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। और 91 में हमने 90 सीटों पर एक महम की सीट, क्योंकि आनंद सिंह डांगी वहाँ पंचायत का उम्मीदवार था, वहाँ हमने अपना उम्मीदवार 89 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी। ठीक है, आपने गठबंधन नहीं करेगा ये सब हुआ। 2019 में क्योंकि नंबर्स ऐसे आए, आप लोग सब हार गए थे और आपकी पार्टी का कोई मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आया नहीं, सरकार बनाने के लिए आपको जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा। क्या मुझे कई बार ये समझ में नहीं आया कि चुनाव घोषित होने से कुछ दिन पहले आपने इस पूरी की पूरी सरकार के स्ट्रक्चर को आपने बदल दिया, जेजेपी को बाहर किया। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आती है कि चलो ठीक है आपने बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री बदल दिया चुनाव के ठीक पहले। आपको लगता है कि ये फैसला
ठीक था या मजबूरी है कहना कि वो फैसला ठीक था? देखिए शशि भाईजान, आपका सवाल बड़ा मौलिक सवाल है। 2014 में हरियाणा की महान जनता जनार्दन का मैं आभार प्रकट करता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, मेरी अध्यक्षता में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनाई, हरियाणा की जनता ने बनाई। 2019 में हमारे विधायकों की संख्या 40 रह गई। हाँ। दुष्यंत चौटाला के साथ 11 विधायक थे। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, वो सरकार चलाई। मैं दुष्यंत चौटाला को बार बार कहता रहा, मेरे घर पर वो आए थे, मैंने कहा एक अक्षर की बात है दुष्यंत, इस जे को बी में बदल लो। वो संयोग ऐसा हुआ कि वो बात बन नहीं सकी और ये केंद्र का निर्णय था। मतलब आप चाहते थे कि जेजेपी का विलय हो जाए बीजेपी में? हाँ। ये कब की बात है ये? वो मेरे घर पर आए थे कोई 3 साल पहले। मतलब गठबंधन की सरकार चल रही थी उसके बाद की बात है? उसके बाद की। मतलब 1-1.5-2 साल गठबंधन की सरकार चलने के बाद आपने कहा कि जेजेपी का विलय कर दो बीजेपी में? मजाक में कहा। हाँ। दुष्यंत चौटाला क्योंकि अजीज है हमारा, हाँ। तो मैंने उनको कहा कि यारो ये आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, ये एक जे को बी में बदलना है। वो हो नहीं सकी बात। तो आप जिस जे को बी में बदलना चाहते थे, आपके नए मुख्यमंत्री तो उस जेजेपी का नामकरण कर रहे हैं। मैंने पूछा, थर्मामीटर लगाया था, मैंने पूछा जेजेपी, बोले जमानत जब्त पार्टी। आप जे को बी में बदल रहे थे, आपके नए मुख्यमंत्री कह रहे हैं जमानत जब्त पार्टी। देखिए अलग अलग व्यक्ति है, क्योंकि मेरा तो मैंने जैसे कहा कि भाई चौधरी देवीलाल के साथ जेजेपी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और खास करके दुष्यंत चौटाला एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर? देखिए दुष्यंत चौटाला, आप थोड़ा सा पीछे का इतिहास उठा के देखें, जनसंघ से लेके बीजेपी तक चौधरी देवीलाल, चाहे 1982 की बात है, चाहे इमरजेंसी के बाद 77 की बात है, चाहे 1987 की बात है, हमने SYL के पानी के लिए, टेरिटरी के लिए राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के खिलाफ एक संघर्ष समिति बनाई। चौधरी देवीलाल उसके अध्यक्ष थे। देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया विधानसभा से, हमारे नेता डॉक्टर मंगल सेन ने दिया रोहतक से। चौधरी देवीलाल वहां से आकर के चुनाव लड़े महम में, और डॉक्टर साहब ने अपने पुराने क्षेत्र से लड़ा। 87 में विधानसभा के चुनाव हुए। मैं हरियाणा के आदमी की, जो हरियाणा का साधारण आदमी है, वो राजनीतिक चेतना है उसमें। 87 में कांग्रेस के 5 विधायक जीते, 90 में से 85 MLA हमारे आए। और मैंने आपसे अभी निवेदन किया था, 84 में राजीव गांधी की हवा थी, इंदिरा जी की हत्या के खिलाफ जनता में गुस्सा था, 400 से ऊपर लोकसभा सीटें आई थी। या तो राजीव गांधी इंदिरा जी की हत्या के बाद ले गए थे, या अब नरेंद्र मोदी 2024 में 400 पार करेंगे। वो मैं आपका उतावलापन समझ रहा हूँ कि आप 400 पार पे जाना चाहते हैं, तो गाड़ी एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन, तीसरा, आप बार बार जो है, मैं आपको ट्रैक पे चढ़ाता हूँ, आप बार बार 400 पे चले जाते हैं। मैं आऊंगा उस पे। वंदे भारत ट्रेन है ना ये, हर छोटे स्टेशन पर रुकती नहीं है। हाँ, मैं आऊंगा 400 वाले स्टेशन पे रुकेगी सर, आप उसकी चिंता ना करें, आएगा। मैंने आपसे सवाल किया था कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला एज चीफ मिनिस्टर कैसे देखते हैं आप? डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हमारा 4 साल से ज्यादा गठबंधन चला। 4.5 साल चला। 4.5 साल चला।
तो क्यों बाहर कर दिया कि चुनाव लड़ना था इसलिए? नहीं, चुनाव लड़ना था इसलिए नहीं है, पीछे इसलिए बाहर कर दिया कि कुछ बाहर जाओ। गलतियां उनसे भी हुई। किन से? दुष्यंत से? राजस्थान विधानसभा के चुनाव में वो बिना सलाह मशवरा के, आप जब यहाँ बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, बीजेपी की सरकार में जब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपने राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ 19 उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो आपने उनको दिया ही नहीं, तो नहीं, मांग रहे थे कि 2 दे दो, जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगा था। नहीं नहीं, उन्होंने कौरवों ने दिया नहीं, तो उस उन्होंने पे महाभारत का युद्ध हो गया। क्यों मांगा? मुझे पता है कि मतलब चाहते थे कि मिल जाए। वो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते, हमारे प्रभारी जी से बात करते। बीजेपी का जो संगठन है वो आज दुनिया में सबसे बड़ा संगठन इसलिए है ना कि इसमें समर्पित कार्यकर्ता है, इसमें अनुशासन है। तो राजस्थान चुनाव लड़े इसलिए नहीं, वो एक के बाद एक स्टेप हो गया ना जी। एक स्टेप हो गया। राजस्थान बीजेपी ने शिकायत किया जी कि एक तरफ तो आप गठबंधन की सरकार हरियाणा में चला रहे हैं और 300 मीटर पर, अब आप सतनाड़ी में बैठे हैं ना जी, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद राजस्थान शुरू हो जाता है जी। सुभाष पूनिया हमारे विधायक थे सूरजगढ़ से, उसका गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो कार्यकर्ता आपस में, बीजेपी क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आपस में चर्चा होती है ना जी। तो ये एक फैक्टर हुआ उनके बाहर जाने तो का। उन्होंने, राजस्थान बीजेपी के लोगों ने शिकायत किया कि भाई आपका ये कैसा गठबंधन है, हमारे यहाँ आकर के वो बीजेपी की आलोचना करते हैं और आपके साथ वो सरकार में है। तो धीरे धीरे संबंधों में थोड़ा खटास आने लगा। तो फिर आप लोगों ने एक तरीका अपनाया, बाहर कर दिया। नहीं, बाहर नहीं किया। क्यों? पूरी सरकार ने रिजाइन किया ना जी। अच्छा, फिर नहीं, उसमें नहीं हुए। अच्छा, आप लोगों ने बाहर नहीं किया, वो खुद चले गए। बस वो कुछ भी आप टेक्निकल, इसको शशि रंजन, आपके पास शब्दों की कमी तो है नहीं। मतलब बीजेपी ने तो बाहर टेक्निकली तो बाहर मतलब किया ये नहीं। तलाक नहीं हुआ। हाँ, टेक्निकली तो बाहर किया नहीं। नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, अब उसमें सीएम का विशेषाधिकार है कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए। उनको नहीं बनाया तो वो बहाल हो गए। कई लोग ये कहते हैं, कांग्रेस के लोग या आपके जो ओपोनेंट्स हैं, कि बीजेपी और जेजेपी में आज भी तलाक नहीं हुआ है, आज भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जेजेपी बाहर निकल के आज भी बीजेपी के लिए ही काम कर रही है और बीजेपी का रास्ता सुगम, सरल और गंतव्य तक पहुंचे, इसके लिए वोट का डिवीजन कर रही है। शशि रंजन, आप जैसे विद्वान पत्रकार, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी 40 साल के बाद में कांग्रेस से उनको मेरी अध्यक्षता में बीजेपी में लेके आया ना जी। वो भारत सरकार में, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में इस्पात मंत्री बने। विजेंद्र सिंह उनका आईएएस बेटा हिसार से एमपी बना। अब वो चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे से बड़े हैं, बड़े भाई के नाते मैं उनको समझाता रहा कि ये कांग्रेस जो है ये बच्चा खानी पार्टी है। 40 साल आप रह के आए, आपने अपनी जुबान से कहा कि 40 साल मुझे कांग्रेस ने जो सम्मान नहीं दिया वो बीजेपी ने 40 दिन में दे दिया। अब पॉलिटिक्स में सर कौन क्या बोलता है, नहीं, कौन क्या महत्व रह गया? आप देखिए ना बीजेपी में। कुलदीप बिश्नोई के बारे में आप लोगों ने क्या कहा, कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के बारे में क्या कहा? कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी का नेता है जी। वही तो, इसलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए तो नाम लिया। भव्य बिश्नोई, यही आप ही अध्यक्ष थे ना, आप ही अध्यक्ष थे। और कुलदीप बिश्नोई से आपका गठबंधन टूटा। अनिल विज ने लंगड़ा घोड़ा और पता नहीं कौन कौन सा घोड़ा कहा, है ना। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जिसपे कभी भाइयों भरोसा मत करना। आज बीजेपी में, इसलिए पॉलिटिक्स में आजकल कौन क्या कहता है उसको पब्लिक भी सीरियसली लेना छोड़ दिए। मतलब कब कौन क्या बोलेगा और उसका क्या होगा अगले क्षण, उसका कुछ पता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान में बीजेपी के चुनाव में बहुत मदद किया। बहुत दुखी है भव्य बिश्नोई हमारा दुखी है। आपने तो कुछ रिवार्ड दिया नहीं,
ना भव्य अरे बिश्नोई वार्ड अभी कौन सा भव्य बिश्नोई की तो भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया, कुलदीप बिश्नोई को एमपी चुनाव नहीं लड़वाया। भजन लाल परिवार भी 26 साल के बाद, जैसे मैंने अभी बात की ना आपको बंसीलाल परिवार, भजन लाल परिवार 26 साल के बाद ऐसा मौका आया है 2024 में। 2024 में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। भजन लाल परिवार 26 साल के बाद चुनावी मैदान में नहीं है। बंसीलाल परिवार मतलब जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से पहली बार चुनाव में नहीं है, है ना। देखिए रामविलास शर्मा कांग्रेस जी ने जाते हैं तो वो छठे बंसीलाल नंबर को, पे हो जाते हैं। कांग्रेस ने मुझे भिवानी की, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भिवानी में आई और उसमें चौधरी बंसीलाल जी को अपमान किया और फिर चौधरी बंसीलाल जी को निकाल दिया। हरियाणा विकास पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में आदरणीय चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया और उस समय में बीजेपी विधायक दल का नेता था। हमने हरियाणा में सारे लालों को सम्मान दिया। चौधरी देवीलाल के साथ तो हमारा, वो कभी हमारे बिना नहीं रहे, हम उनके बिना नहीं रहे। अब भाई बच्चों की अलग अलग स्वभाव है, वो दूसरी बात। मतलब आप लोगों की भी कभी समझ में नहीं आता है, आप उनके बिना नहीं रहे, वो आपके बिना नहीं रहे, और जब भाषण देना रहता है तो कहते हैं कि आईएनएलडी के राज में आतंक का राज था, दांत घिसाई, ये सब आप लोग भाषण में बोलते हैं। तब ये भूल जाते हैं तो बाद में बनाया ना जी। हाँ, चौधरी देवीलाल तक, लोकदल, चौधरी देवीलाल जी के कार्यकाल में 87 का मैंने उदाहरण दिया। ये हरियाणा की जनता जब देने लगती है तो ये इतनी निहाल करती है, छप्पर फाड़ के देती है। 90 विधानसभा की हरियाणा में 85 सीट हमको दिया 87 में। 77 में यही हाल हुआ। देश की राजनीति में जो हवाएं चलती हैं, 87 की हवा हरियाणा से चली। विपक्ष की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें ध्वस्त हुई तो यहां से। मैं आपसे जब भी बात करता हूं तो आप इतिहास में चले जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप वर्तमान में भी आए। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि जो दर्द आपने व्यक्त किया था 2 लाइन में, उसका बड़ा मतलब था कि जिस पेड़ को लगाया उसके छांव में बैठने का जब वक्त आया तो लोग कहते हैं कि अब वक्त नहीं है हमारे पास। ये जो बार बार आप इतिहास में जाते हैं तो मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना, है ना, लेकिन इतिहास इतिहास है, वर्तमान वर्तमान है। जो पेड़ लगाया था वो फलदार और छायादार हो गया, उसमें बैठने का सौभाग्य मिल रहा है या मार्गदर्शक मंडल में चले गए? नहीं, देखिए आपके यहाँ एक मार्गदर्शक मंडल भी होता है ना? आप इसको इतिहास मानते हैं। इतिहास जो कल हो गया, शशि रंजन जो से बीत गया वो इतिहास ही है। नहीं, जो बीत गया वो इतिहास है, पर भविष्य की जड़ें इतिहास में होती हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल 91 में अकेले एमएलए के नाते था, वही कॉन्फिडेंस 1975 में जब रिमांड पर था तो वही कॉन्फिडेंस था। आज मैं जो बात शशि रंजन भाई को कह रहा हूं, तो जो बात मुझे कह रहे हैं वो अपने पार्टी वालों को क्यों नहीं कहते? जो वर्तमान में आजकल निजाम है, जिनकी सल्तनत है। जो जनता का कार्यकर्ता है वो जनता के माध्यम से बातें कहता है। आप कार्यकर्ता इतना करते हैं, ये सारे लोग करते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि 10 सीटें हरियाणा में, 6 उधार के, फिर भी देखिए नारा देते हैं 400 पार के। आप कार्यकर्ता से पार्टी, पार्टी से कार्यकर्ता, मतलब पार्टी का कार्यकर्ता का काम सिर्फ दरी बिछाना रह गया है। चुनाव लड़ने का काम तो फिर कोई आएगा हेलीकॉप्टर से उतर के, कोई कोहिनूर, कोई ये कोई वो। ये कार्यकर्ता का दर्द आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, या अब आप लोगों की चलती नहीं है? शशि रंजन भाईजान, आपने ठीक फरमाया। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जी देश की राजनीतिक गंगा है। महात्मा गांधी की जो कांग्रेस है
जो राम राज्य की कल्पना करने वाली कांग्रेस थी, आप कहेंगे फिर रामविलास इतिहास की, आज गुलाम नबी आजाद कहाँ है? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है? आज प्रफुल्ल पटेल कहाँ है? आज आज अजीत पवार कहाँ है? ये भी तो, ये वाला नाम क्यों भूल जाते हैं? नहीं, गंगा तो है ही, ये वॉशिंग मशीन भी है। नहीं, गंगा पवित्र आप नदी लोग है। तो सर कोयले में छुपा हुआ कोहिनूर ढूंढ लेते हैं, ना मिले तो कोयले को कोहिनूर बना देते हैं। नहीं। मतलब ऐसे जैसे जोहरी हैं आप लोग। ऐसे भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर को 2014 में हम लेके आए थे। हाँ भाई, मतलब अब तीसरी बार वो हमारे एमपी बनने जा रहे हैं, तो बीजेपी गंगा में पवित्र हो गए कि नहीं हो गए? ना सर, वो तो कई लोग हो गए ना। मतलब आपको ये वाला दिखाई पड़ते हैं, और मैं नाम गिनवाना शुरू करूं क्या आपको? नहीं, मतलब मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं गिनवा सकता हूँ। नहीं, आप गिनवा सकते हैं। हाँ, मतलब वहां पे गंगा, आपने हलवा आपके कम पास खाया? ना हलवा खा रहा हूँ, मैं हलवा खा रहा हूँ। ये सांगरी की सब्जी बहुत अच्छी है। हाँ, वो सब खाऊंगा मैं। तो मतलब आपको गंगा तो दिखाई पड़ती है, वॉशिंग मशीन की तरफ कभी नहीं देखे क्या? वो देखा एक दिन मैंने कांग्रेस दफ्तर में, AICC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पवन खेड़ा एक वॉशिंग मशीन लेके बैठे थे। हमने कहा ये क्या है भाई? तो उसके अंदर से वो कुछ डाले काला कपड़ा, इधर से निकला एकदम सफेद। हमने कहा कि तो चमत्कार हो गया। बोले कि यही दिखाना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक वॉशिंग मशीन ऐसा भी है। वो तो गंगा में धुल करके पाप धुल गए, ठीक ही है। मतलब दूसरे वाले, कांग्रेस वाले उसको वॉशिंग मशीन कहते हैं। आप गंगा में डुबकी लगाइए, पूरे पाप जितने किए हैं आपने वो सब धुल धाल कर करके हर हर महादेव कीजिए। अरे किनका नाम ले रहे हैं आप? आज सारा जो इंडी गठबंधन है, 10 साल से इनके शब्दकोश में बेहुदी से बेहुदी गाली खत्म हो गई है। 10 साल में इंडी गठबंधन, इनके पास ना कोई शशि रंजन एक झंडा है, ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र भाई मोदी के काम पर इस बार 2024 के चुनाव में शशि भाई भोले शंकर की कृपा है। मैंने 10 जनवरी 2019 को हुड्डा जी को कहा था आपका कांडा काट दिया, वो निकल गया। मैंने 2019 में गुरदासपुर सन्नी देओल के लिए गया था, 353 NDA की सीटें बोली थी। मैं आपको आज, मैं 23 जनवरी 1977 को अंबाला जेल से मुझे बिहार की गया जेल में, आपसे 50 किलोमीटर दूर है गया, वहां भेज दिया। 16 मार्च को देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, 18 मार्च को चुनाव परिणाम का रिजल्ट आना था। मेरी 7 नंबर कोठड़ी के बाहर 5 फुट की कोठड़ी थी, मैं 6.25 फुट का, और मिस्टर सिन्हा जेल के सुपरिटेंडेंट, मिस्टर आलम खान डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेरी कोठड़ी के बाहर आके और मुझे बाहर निकाला कि सर आपकी तो फाइल पूरी लाल स्याही से लिखी हुई है, आज चुनाव परिणाम आएंगे, आप जैसे जवानों का क्या होगा? मैं सुनता रहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आलम खान जी ने कहा कि नहीं, कुछ न कुछ आप कहना चाहते हैं। हम तो कई होली दिवाली जेलों में बीत गई, हमको बाहर के मौसम की जानकारी नहीं है। उन्होंने बहुत आग्रह किया। मैंने कहा वैसा हिंदुस्तान की माटी का स्वभाव है, जो ताकतें इमरजेंसी के लिए जिम्मेवार हैं वो चुनाव जरूर हारेंगी। बोले इंदिरा जी भी मकान, और जनता पार्टी का बहुमत आएगा। जो आपने भविष्यवाणी की वो हो गया। 2019 में आप लोग 75 पार, मेरी बात तो सुन लीजिए, रात के 2 बजे बुलेटिन आया कि इंदिरा जी, संजय बंसीलाल जी चुनाव हार गए हैं, जनता पार्टी भारी बहुमत की ओर। और बीच में वो गाना आया, सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ऐसा अच्छा गाना आज तक नहीं सुना। मैं आज आपको हनुमान जी के मंदिर के साथ बैठ के ये हिमाकत कर रहा हूं
कि इस बार एक अंडर करंट लहर है राम भक्ति की, राम जी की लला की, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने एक इतिहास का निर्माण किया है और कांग्रेस ने दो बड़े पाप किए हैं। एक तो राम जी के बारे में एफिडेविट दे दिया, राम जी के अस्तित्व को नकार दिया। एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का बहिष्कार किया। आज हिंदुस्तान के आदमी कितना ही कुछ भी सुने, आप झूठ परोसे, कांग्रेस जनता पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जेल में रह के, जब आपको बाहर का कुछ अंदाजा नहीं था, कोई मौसम देखा नहीं, और तब आपने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये रिजल्ट आएगा और ये इमरजेंसी वाले सब हारेंगे। जब आप जेल के बाहर थे, पूरा हरियाणा घूम रहे थे, शिक्षा मंत्री थे, तब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि 75 पार नहीं, यहाँ तो सरकार बनाना भी मुश्किल हो जाएगा? तब तो भविष्यवाणी आप लोग 75 पार का कर रहे थे। नहीं, आज 400 500 पार का कर रहे थे। अच्छा, आप नहीं कर रहे थे? नहीं, अभी सची जी एक कांग्रेस अमित भाई शाह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके शब्दों को बदल देती है। कांग्रेस झपटा झपटी क्यों कर रही है? अब नरेंद्र भाई मोदी को 10 साल से गाली, इनका शब्दकोश खत्म हो गया है। ये इनका एजेंडा बताए ना। इंडी गठबंधन में संदेश खाली की दो दर्दनाक घटनाएं हैं। शाहजहां शेख का ममता दीदी ने इतना दुराचारी आदमी को, ममता दीदी ने सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई कि इनको 1 महीना उनको अपने घर में रखा। ममता दीदी बहन है ना, और बहनों के साथ जो दुराचार हुआ ममता दीदी के मुख्यमंत्री काल में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट तक उसकी पैरवी करती हैं। बंगाल बहुत बुद्धिजीवी प्रांतों में आता है। इस बार का 3 क्या? बीघा जमीन थी। आप वहां पर देख के आए हैं। कम्युनिस्टों ने पाप किया। बांग्लादेश के और बंगाल के बीच में 3 बीघा जमीन थी। उस जमीन के टुकड़े से वो कांकड़ था, उसके कारण बांग्लादेश से घुसपैठ रुकी हुई थी, और उसमें कम्युनिस्टों ने किया, और फिर ममता दीदी ने वो जमीन बांग्लादेश को दे दी। वापस हरियाणा आ जाते हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी? अभी देखिए, हमने नामांकन शुरू है। इस बार तो क्योंकि बांसुरी भाणजी जो है वो भी सुषमा जी की बेटी है, हरियाणा की है। और नहीं, हरियाणा की 10 सीट में कितनी आ जाएंगे? 10 में नहीं, हम तो बांसुरी वाली सीट को भी हरियाणा की मानते हैं। आप गिन लीजिए सर, मैं तो अभी 10 वाला ही गिन रहा हूँ। देखिए, तो 2019 में 10 की 10 आई थी। तो 24 में? 24 आप में तो प्रेडिक्शन करते हैं? आप नहीं, तो नहीं, जेल के अंदर रह करके, बाहर का दिवाली, होली दिवाली पता नहीं होता है, फिर भी आपको रिजल्ट पता होता है। 2019 में आपको आप लोग किसी को पता नहीं था कि सरकार जा रही है, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आ रही है। इस बार का क्या प्रेडिक्शन है? इस बार का देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को। उस दिन फिर फोन करूंगा आपको, इसलिए सोच समझ के बताइएगा। हरियाणा में हाँ, जिसे हरियाणा के लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ भाई बिरादरीवाद है। हरियाणा एक नहीं है ऐसा क्या? नहीं, मेरी बड़ी हरियाणा आलोचना का होती है। आदमी वोट की चोट करता है। जात के नाम पे वोट नहीं पड़ता नहीं है नहीं, जात का वो अलग है, परंतु हरियाणा का आदमी राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर, हाँ। हरियाणा में, हरियाणा आबादी देश की आबादी का 2% है। मैंने बड़ा सर सीधा सवाल किया, समय भी कम है, मुझे पता है आप घुमाएंगे फिराएंगे, नहीं, मैं आपको नहीं, जानता हूँ ना सचिन सर, रंजन मैं आपको आप अच्छे से जानता हूँ। जैसे आदमी के मैं साथ बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको। आप जैसे आदमी के 10 बोलने में बात का दिक्कत हो रही है, जवाब देने में 10 बोलने में दिक्कत हो मैं रही है। बाजरा खाने वाला आदमी हूँ, तो मेरा थोड़ा सा पॉइंट बिल्डअप करने में मोटा दिमाग है ना जी।
ना ना मोटा दिमाग का नहीं, एक मिनट शशि रंजन जी, मैं आपको बताता हूँ 10 में कितनी? कि हिंदुस्तान की कुल आबादी का 2% हरियाणा है, पर सेना में हरियाणा का 10.98% है। 10 में कितनी? हम कार 10 में से 10 सीटें आएगी बीजेपी। तो इतना समय क्यों लगा बोलने में? नहीं, मतलब इतना समय क्योंकि बोलना नहीं चाह रहे जो थे? दर्शक भाई बहन है उनको समझाना पड़ता है ना। अच्छा, आप मतलब दर्शक को इतना, आजकल दर्शक बहुत होशियार हो गई हाँ, है ना? पंजाब का रिजल्ट देखा आपने, दिल्ली का रिजल्ट देखा, 2014 में हरियाणा का, 2019 में हरियाणा का, वो पब्लिक सब बड़ा होशियार है सर, वो समझ जाती है। यूपी का रिजल्ट देखा आपने, जब सफाया करने पे आती है तो एक साथ ऐसा सफाया करती है कि फिर कोई नहीं बचता है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको लगता है कि कांग्रेस के जो टिकट आए हैं, जो टिकटें बट मिली हैं जिन लोगों को भी, अलग अलग 10 सीटें हैं, उसके बाद कोई फाइट थोड़ी टफ हो गई है? कोई टफ नहीं हुई। देखिए शशि रंजन, हम 1 महीने पहले हमने 10 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। गुड़गांव की सीट पर एक बात तो आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जमुना पार से उम्मीदवार लाना पड़ा। राव इंद्रजीत के मुकाबले में राजबब्बर को उतारना हाँ, पड़ा। यानी जमुना पार यूपी में वो आदमी हाँ। जो रहा हो, फतेहपुर सिकरी से चुनाव लड़े। हाँ, तो वो यूपी से हरियाणा की कांग्रेस इतनी कमदार हो गई। नहीं कम, मतलब वो देख रही है कि बड़े पहलवानों को लेकर के आ रही है कि आप लोग जो ज्यादा ताल ठोक रहे हैं, तो आपको बताया जाए कि पहलवान सिर्फ आप नहीं है, उधर भी है पहलवान। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत इस धन्यवाद। बातचीत के लिए और इस लजीज खाने के लिए। रामविलास जी हैं, मतलब बातचीत में इनको कोई हरा दे बड़ा मुश्किल है, और जहां जवाब नहीं देना रहता है, इनके पास बहुत अच्छा एक तरीका है। इतिहास में आपको लेके चले जाएंगे, सन 1947, 1857, अब आप उसी में फंस के रह जाएंगे। 2024 आपको याद ही नहीं आएगा बातचीत के क्रम में। लेकिन मैं हमेशा ये कह रहा हूँ, ये सेनापति एपिसोड शुरू ही इसलिए किया है कि इनको बहुत गौर से सुनिए, समझिए। पूरे चुनाव में वो आपने देखा है ना कि बारात में दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा होता है, वो कैंडिडेट है, लेकिन पूरे बारात के मैनेजमेंट की जवाबदेही, जिम्मेदारी घर के बुजुर्गों को या इम्पोर्टेंट लोगों को या उस कला में जो माहिर हैं या जो परिपक्व हैं उनको दिया जाता है। इसलिए चुनाव तो सिर्फ आप कैंडिडेट को देख रहे हैं, लेकिन उन कैंडिडेटों के पीछे कई लोग हैं। इस लिहाज से इन सेनापतियों को गौर से देखिए। अब रामविलास जी ने खुद ही दर्द जाहिर किया था, इमोशनल आदमी है, हालांकि बाद में सोचा होगा कि ये क्या बोल गए, लेकिन उस वक्त दर्द था तो बोल गए कि वृक्ष लगाया था, पेड़ लगाया था, अब जब फल का समय आया तो लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है। इस एक लाइन का बहुत बहुत बड़ा मतलब है। लेकिन वक्त बदलता है, आपके पास पहले साधारण फ़ोन थे, अब स्मार्टफोन है, अब तो एक से एक फ़ोन आ गए, 3G 4G 5G। तो रामविलास जी को भी शायद समझना पड़ेगा कि वक्त बदल रहा है, और उस बदले हुए वक्त में अपने आप को ढालना भी पड़ेगा। बाकी मेरा ज़्यादा बोलना शायद ठीक ना रहे। 4 जून को जिनके यहाँ भी लड्डू बटेगा, अपना तो काम है लड्डू खाने से, वहीं चलेंगे। जिसके यहाँ लड्डू बटेगा वहीं चलेंगे। बाकी सेनापतियों को बहुत गौर से देखिए, सुनिए और समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शशि रंजन शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपने मेरी झोंपड़ी पर आए, आपने साथ बैठ के भोजन किया, आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।